आज हमारा पहला टॉपिक है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फैन कम कीजिएगा। ऑलराइट, सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR with the amendment of Companies Act in 2013, 2013 में कंपनीज एक्ट को अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, सबसे पहले ये एक्ट आया था इन 1956 और 2013 में लास्ट टाइम इसको अमेंड किया गया था। जैसे अभी आपने करंट अफेयर्स में कुछ या न्यूज़पेपर में कुछ सुना होगा या पढ़ा होगा कि एक नया इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो जो पहला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पर भारत की आज़ादी के बाद जो इनकम टैक्स एक्ट आया था वो 1961 में आया था। अब उसको पूरे एक्ट को चेंज करने के लिए एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया। या आपने लास्ट ईयर वो पढ़ा होगा भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो IPC CRPC को चेंज करके बिल्कुल ही एक नए फुल फ्लज नया एक्ट बनाया जा रहा है। ऑन द सेम ग्राउंड्स 1956 में आया था कंपनीज एक्ट। कहते जी इसमें बहुत सारे प्रोविजंस रिडंडेंट हो गए थे, बहुत सारे प्रोविजंस जो है वर्किंग में नहीं आ रहे थे, या बहुत सारे रूल्स ऐसे थे जो पुराने हो गए थे, उनमें चेंजेस की ज़रूरत थी। तो एक बिल्कुल नया तरीके से एक एक्ट लाया गया, तब कंपनीज एक्ट 2013। और जब कंपनीज एक्ट 2013 आता है वहाँ पे बात आई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब इसमें गवर्नमेंट ने कहा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स किस पे लागू होते हैं। सबसे पहले, अगर किसी कंपनी का नेट वर्थ है 500 करोड़, रुपीस, अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ है 500 करोड़ रुपए और उस कंपनी का टर्नओवर है 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, नेटवर्थ है 500 करोड़, टर्नओवर है 1000 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट है 5 करोड़। ऑल दिस फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल में, फॉर प्रीवियस ईयर। हाँ जी, ये अगर ये अमाउंट होगी या इससे ज़्यादा, मतलब ये अगर इस लेवल पर है कोई कंपनी या इससे ज़्यादा पर है, तब उनके ऊपर CSR नॉर्म्स लागू होंगे। ठीक है, से अगर हम बात करें 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मतलब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ है 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर है 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो उस कंपनी पर लागू होंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स। अब ये नॉर्म्स कहते क्या हैं? ये नॉर्म्स कहते हैं कि अगर कोई कंपनी ये कंडीशंस फॉलो कर रही है तो 2% ऑफ लास्ट 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 preceding years. That means अगर कोई कंपनी 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का नेटवर्थ रखती है और अगर कोई कंपनी सेम कंपनी टर्नओवर रखती है 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा का, और वही सेम कंपनी अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट रखती है। नाउ व्हाट इज नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट इज एबिटडा। इस टर्म से डिनोट करते हैं हम नेट प्रॉफिट को। इसका फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस
depreciation and amortization. Sorry. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. ठीक है कि एक कंपनी ने कितना पैसा कमाया ब्याज देने से पहले वाला, टैक्स भरने से पहले, डेप्रिसिएशन का खर्चा लगाने से पहले एंड अमोर्टाइजेशन. अमोर्टाइजेशन होता है कि आपने से कोई एसेट परचेज किया, कोई मशीनरी परचेज किया 10 लाख रुपए का, ठीक है, तो आपने अपने बैलेंस शीट में लिख दिया कि हमारे पास मशीन है 10 लाख का, ठीक है. एक साल बाद जब खाते बना रहे थे 31 मार्च को, तब पता चला कि हमारी इस मशीनरी की जो वैल्यू है से 9 लाख रह गई है, 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन लग गया है, इसकी एसेट की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है. तो अमोर्टाइजेशन के अब हमने 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन का निकाल दिया और बाकी 9 लाख वैल्यू हमने एसेट्स की लिख ली. तो ये सारी चीज़ों से पहले, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन से पहले का जो प्रॉफिट हो वो 5 करोड़ होना चाहिए. क्लियर? यही तो समझाया अभी कि एक्चुअल वैल्यू लिखनी है आपको अपनी एसेट्स की अपने अकाउंट्स में. मैंने अगर 10 लाख की कोई चीज़ खरीदी तो मैं 10 लाख की नहीं लिखूंगा, मैं उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू लिखूंगा डेप्रिसिएशन के बाद. डेप्रिसिएशन काट के एक्चुअल वैल्यू लिखना. डेप्रिसिएशन इज काउंटेड एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक, डेप्रिसिएशन जो है वो एक खर्चा माना जाता है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है. एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का अकाउंटेंट हूँ, तो मैं उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैंने डेप्रिसिएशन का खर्चा लिख दिया 1 लाख रुपए. ठीक, यस. जब बैलेंस शीट बना रहा था वहाँ पे मैंने एसेट 10 लाख की ही लिखी, 9 लाख की नहीं लिखी, तो वो अमोर्टाइजेशन नहीं होगा. अब क्लियर है? नहीं समझ आया तो छोड़ दो, कोई चक्कर वाली बात नहीं. यहाँ नेट प्रॉफिट ही बोलेंगे उसको, यहाँ पर उसको नेट प्रॉफिट ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसलिए इसलिए उसको नेट प्रॉफिट बोला है कि डिविडेंड इसमें से हम पे आउट कर चुके हैं. ठीक है ना? हाँ जी. उनके पास ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं. यस. एनी काइंड ऑफ एसेट का अमोर्टाइजेशन हो सकता है. अमोर्टाइजेशन में अब जो नहीं है कि एसेट की वैल्यू कम होगी, बढ़ भी सकती है. से आई हैव अ बिल्डिंग, ठीक है, पिछले साल वो बिल्डिंग 1 करोड़ का था, वो 1.25 करोड़ का है, तो वो इंक्रीज्ड वैल्यू भी शो होगा. अच्छा जी. तो जो लेट आए हैं दोस्तों, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमने कहा कि सर 2013 में कंपनीज एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था, उसमें ये पॉइंट आया कि वेदर अ कंपनी इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, मतलब उस कंपनी का मालिक चाहे सरकार खुद है चाहे प्राइवेट लोग हैं, वो नहीं कोई लेना देना. 3 रूल्स हैं. किसी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है पिछले साल का. अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो उस कंपनी को 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर, पिछले 3 साल के जो एवरेज प्रॉफिट आएंगे उसका 2% उनको CSR में लगाना है. क्लियर? ठीक है, ठीक है, ओके. बाकी ये आप नोट्स में से देख के लिख लेना. आगे बढ़ते हैं. नाउ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, इसके लिए मीनिंग लिखिए. दीज आर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स, these are the minimum standards with the help of which
with the help of which corporate governance can be tailored बच्चे मैं इस वीक चेक करूंगा मेंस के आंसर, ठीक है। लास्ट कुछ टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा टेस्ट बनाने के कारण या क्लासेस लगाने के कारण, ठीक है। इस वीक मैं आपके आंसर चेक कर दूंगा सारे कंप्लीट अराउंड मंडे या ट्यूसडे तक। यस, CSR में हमने क्या लिखा? दीज आर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन बी टेलर्ड in which tailored tailored ed कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बनाया जा सकता है, ठीक है। टेलर का मतलब सिर्फ ये नहीं जी कपड़े सिलने वाला, ठीक है। ओके, सो मैं रट्टा मार के आना, मैंने पिलाता ना, हट जाओ पहले एक मिनट। Corporate governance can be tailored with the help of which, with the help of which, with the help of which a system of rules, a system of rules, practices and processes for a company can be directed or controlled, can be directed or controlled, ठीक है। सो CSR क्या है? कहते जी ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चेक करने के लिए कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ प्रोसेस हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में प्राइवेट कंपनी को थोड़ा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान दिलाने के लिए सरकार कहते कि आपको अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स का 2% समाज सुधार के लिए लगाना होगा। और वो समाज सुधार के लिए जो पैसा लगा रहे हो, ठीक है, उसमें एक्सप्लिसिटली एम्प्लॉयज का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए कोई स्कीम निकाला, वो CSR में नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी, कोई IT कंपनी, ठीक है, वो बोल दे कि हमने अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए कंपनी में कैफेटेरिया ओपन कर दिया, हमने अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, ठीक है, वो से नाइट कॉल सेंटर पे जॉब करते हैं तो हमने एक कॉफ़ी वेंडिंग मशीन लगा के रख दी, ठीक। तो जो एक्सप्लिसिटली एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिल रहा है वो CSR नहीं है, ठीक है। या फिर हमने अपने विमेन एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए कोई कंपनी की एफिलिएटेड कैब्स शुरू कर दी, नो, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट नहीं है। आपने अपने एम्प्लॉयज़ के अलावा समाज पर, समाज सुधार के लिए क्या खर्चा किया वो ही काउंट होगा सिर्फ CSR में, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले क्लास में भी कई बार एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, कि क्लासमेट्स नोटबुक वाले वो प्लांटेशन का काम करते हैं, या फिर उनका एक शिक्षा के नाम से उन्होंने NGO खोल रखा है जिसमें वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स जो कि वो फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि क्लासमेट कंपनी का मालिक ITC है, वो है ना, वो समाज खराब भी कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, वो उसमें इंक्लूड कर रहे हैं ना वो, कि इसका 1 रुपया है जो वो शिक्षा NGO को जाएगा, ठीक है ना। इसमें करंट अफेयर क्या है CSR के लिए? चार्टर फॉर CSR फॉर
स्टार्टअप्स। एक चार्टर बनाया जाएगा कि जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, वो कंपनी जो ज़्यादातर ई कॉमर्स या ई बिज़नेस के नेचर में वर्क कर रही हैं, या उनका जो कोर आइडिया है प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का या डिलीवरी का, वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर बेस्ड है, उनको हम स्टार्टअप बोल देते हैं। तो वो स्टार्टअप कंपनीज के लिए क्या CSR नॉर्म्स रहेंगे, उनके लिए एक चार्टर, मतलब एक अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन की किताब बनाई। ठीक है, अब इसमें किसी भी स्टार्टअप के लिए 4 स्टेजेस बताई गई हैं कि किस तरीके से कोई स्टार्टअप CSR नॉर्म्स की पालना करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में इंसेप्शन, सेकंड स्टेज में प्रोग्रेशन, थर्ड स्टेज में ग्रोथ, and in the fourth stage going public। going public। जी, ठीक है। तो इसमें इंसेप्शन स्टेज सबसे पहले क्या कहता है? इंसेप्शन में मतलब अभी कोई स्टार्टअप कंपनी लॉन्च हुआ है, तो लॉन्च होते टाइम सबसे पहले हमने कभी वो पढ़ा था कि एक कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है, MOA, AOA, प्रोस्पेक्टस, चलो कुछ ना कुछ पढ़ा था। ओके, तो हमने ये भी पढ़ा था कि 4 तरह की कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब जिसका मालिक सरकार है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी मतलब जिसका मालिक प्राइवेट पर्सन है, पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जो शेयर बेचती है, प्राइवेट कंपनी जो शेयर नहीं बेचती। ठीक है, अब जब भी कंपनी ने एस्टैब्लिश होना है तो हमने पढ़ा था कि इनको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नाम का फॉर्म या ड्राफ्ट एक फिल करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करना है। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी MOA अपना फिल कर रही होगी तो वो पहले बताएंगे कि हाँ जी हम पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, या हम प्राइवेट सेक्टर कंपनी है या पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो ये बताएंगे। अब यहाँ पर ना रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं कि अगर आपने शेयर बेचने हैं तो आपका इंसेप्शन मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और अगर आपने शेयर नहीं बेचने तो आपका रजिस्ट्रेशन कैसा होगा। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंसेप्शन स्टेज में। अब इंसेप्शन स्टेज में अगर हम बात करें कि कोई प्राइवेट कंपनी है, सॉरी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसका मालिक प्राइवेट पर्सन है, से जियो, पर वो कहे कि हम शेयर भी बेचना चाहते हैं। ठीक है, मालिक उसका प्राइवेट पर्सन है, वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, बट वो पब्लिक कंपनी बनना चाहते हैं, वो शेयर बेचना चाहते हैं, तब वहाँ पे एक रूल आ जाएगा कि आपके मिनिमम बोर्ड मेंबर्स 7 होने चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज 7। ठीक है, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर। अब मैनेजिंग डायरेक्टर नीता मैडम खुद बन जाएंगे, 6 और लोग उनको बोर्ड में लेके आने होंगे। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो, कंपनी का मालिक प्राइवेट पर्सन है पर वो शेयर नहीं बेचना चाहते, वो प्राइवेट कंपनी रहना चाहते हैं, फिर यहाँ पे मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रूल्स चेंज हो जाते हैं। अब ये स्टार्टअप्स के केस में पॉइंट नहीं आता नहीं था, क्योंकि स्टार्टअप्स को ये बोला जाता था कि आप एक बार एस्टैब्लिश हो, वो ठीक है, आपने शेयर बेचने हैं या नहीं बेचने वो बाद में देखें। अब स्टार्टअप्स की जो वैल्यूएशन है वो बढ़ रही है, वो मिनीकॉन, सुनीकॉन, यूनिकॉन, डेकाकॉन बनते जा रहे हैं। तो अब उनके लिए एक नया चार्टर आया कि सर आपको भी CSR नॉर्म्स मानने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या लिखा गया इंसेप्शन स्टेज में, इसमें लिखिए द स्टार्टअप्स मस्ट फोकस ऑन बोर्ड फॉर्मेशन। द स्टार्टअप्स मस्ट फोकस ऑन बोर्ड फॉर्मेशन इन इंसेप्शन स्टेज। इन इंसेप्शन स्टेज।
फॉर्मेशन, बोर्ड का फॉर्मेशन करना होगा इंसेप्शन स्टेज में। ठीक है, अब जब बोर्ड फॉर्मेशन किया जाएगा, ठीक है, तो मान लीजिए वो पब्लिक कंपनी बनना चाहते हैं, वो शेयर बेचना चाहते हैं, 7 मेंबर्स आ गए। 7 मेंबर्स को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करनी होगी। एक बोर्ड डायरेक्टर को बोल दिया कि भाई तुम अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग देखोगे। एक बोर्ड मेंबर को बोल दिया कि तुम कंपनीज एक्ट में जो CSR के नॉर्म्स हैं उनके साथ कंप्लाई करोगे। एक बोर्ड डायरेक्टर को बोल दिया कि जो भी परचेजिंग मैनेजर का एक्टिविटीज़ है, कितना रॉ मटेरियल आया, कितना स्क्रैप हुआ, कितना वेस्टेज हुआ, तुम उसको चेकआउट करोगे। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा इन इंसेप्शन स्टेज। तो यहीं पर इसी इंसेप्शन स्टेज में एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाएगी जो CSR नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करेगा। ठीक है, इंसेप्शन स्टेज में डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाएगी कि भैया तुमने CSR नॉर्म के साथ कंप्लाई रखना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज प्रोग्रेशन स्टेज। सेकंड स्टेज प्रोग्रेशन स्टेज, इसमें एक इंटरनल कंट्रोल कमेटी एस्टैब्लिश करना होगा। इंटरनल कंट्रोल कमेटी एस्टैब्लिश करना होगा, जो ये साथ साथ चेक भी करते रहेंगे कि क्या सिर्फ बोर्ड डायरेक्टर्स ने ऑर्डर्स इशू कर दिए कि CSR नॉर्म्स अपनाने हैं, ठीक है, तो जो मिडिल हायरार्की वाली मैनेजमेंट है या लोअर हायरार्की वाली मैनेजमेंट है वो इनके साथ ये सारे CSR के नॉर्म्स मान भी रहे हैं या नहीं मान रहे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अभी हम ये क्लासमेट कंपनी वाला ही एग्जांपल ले लें। क्लासमेट कंपनी वालों ने अपने एक बोर्ड के डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि भाई तुमने CSR नॉर्म्स को अपनाना है। ठीक है, वो हो गया इंसेप्शन स्टेज। इसके बाद वो बोर्ड डायरेक्टर अपनी चेयरमैनशिप में एक इंटरनल ऑडिटिंग या इंटरनल कंट्रोल कमेटी बनाएंगे। ठीक है, किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरपर्सन, CEO, CFO, COO, ये सारे रोल्स आते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, ये सारे बंदे आते हैं टॉप मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं जनरल मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स, ये सारे। और लोअर मैनेजमेंट में आते हैं आपके सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर, जो कि एक्चुअली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने तो CSR नॉर्म्स अपनाने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर ली। ये CSR नॉर्म्स अपना रहे हैं या नहीं, उसके लिए फिर सेकंड स्टेज में बनाया जाएगा इंटरनल कंट्रोल कमेटी। ठीक, थर्ड स्टेज ग्रोथ स्टेज। थर्ड स्टेज दैट इज ग्रोथ स्टेज। इसमें क्या होगा, डिसबर्समेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसबर्समेंट ऑफ disbursement of information with each and every stakeholder, with each and every stakeholder related to the vision and mission of CSR, related to the vision and mission of CSR। ठीक है, थर्ड स्टेज में अब CSR नॉर्म्स को फैलाना है, उनकी ग्रोथ करनी है। तो जितने भी हमारे रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जितने भी हमारी रिलेटेड पार्टीज़ हैं, उन सबको बताना पड़ेगा कि भाई कंपनी ने ये CSR पॉलिसी बनाई है, उसका विजन, उसका मिशन सबको बताना पड़ेगा। ठीक है, एक स्टेक होल्डर में आएगा हमारा सप्लायर, जिससे हम माल रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे हमारे
होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, वो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं। हमारे कस्टमर भी हमारे स्टेक होल्डर हैं। गवर्नमेंट भी हमारी स्टेक होल्डर है, ठीक है। या किस फॉरेन के किसी पर्सन के साथ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो भी हमारा स्टेक होल्डर है। तो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, नॉट स्टॉक होल्डर, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर आसान भाषा में रिलेटेड पार्टीज, जितने भी हमारे रिलेटेड पार्टीज हैं उन सबको हम अपनी कंपनी में जो हमने CSR पॉलिसी बनाई है उसके बारे में समझाना होगा। एंड लास्ट वन, फोर्थ स्टेज, गोइंग पब्लिक। गोइंग पब्लिक इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CSR पॉलिसी, कि अब हमने CSR पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। गोइंग पब्लिक मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR पॉलिसीज, ठीक है। अब इसमें जो चार्टर है ये स्टार्टअप कंपनीज वाला, एक तो उसने ये 4 स्टेजेस दे दिए कि कैसे किसी स्टार्टअप कंपनी को अपना CSR पॉलिसी बनाना है और उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना है। साथ ही में इसके साथ ये आया कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, जिसमें कंपनीज एक्ट इनको कह रहा है स्टार्टअप कंपनीज को कि आपके पास हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर दिया जो कि एक सर्वे के फॉर्म में होगा, और वो सर्वे भी चेकलिस्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। से एक क्वेश्चन पूछा है, इसके आगे 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। बिलो एवरेज, एवरेज, गुड, बेटर, बेस्ट। तो से ऐसे 5 चेकलिस्ट आपको बना के दे दी कि आप अपनी CSR पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में खुद को कहाँ देख रहे हो। ये चेकलिस्ट होगा, सर्वे होगा। ये सर्वे करने के बाद आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्कोरिंग मिलेगी, ठीक है। इसको क्या बोला गया? सेल्फ असेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेकलिस्ट। सेल्फ असेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेकलिस्ट। तो ये टाइम टू टाइम पीरियोडिक बेसिस पर, मतलब हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर 1 साल में, हर स्टार्टअप कंपनी को ये सर्वे कंडक्ट करना होगा और खुद सेल्फ असेस करना होगा कि हमारी CSR पॉलिसी कितनी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रही है। हाँ सॉरी, स्टार्टअप कंपनी ने ही ये भरना है जो एज अ स्टार्टअप लॉन्च हुई है, ठीक है। जो पहले से ही ट्रेडिशनल कंपनीज चल रही हैं जो स्टार्टअप के रूप में नहीं बनी थी, उनके लिए ये सर्वे नहीं है, ठीक है। और दोज ओनली हु एस्टैब्लिश्ड एज स्टार्टअप्स, ठीक है। स्टार्टअप्स के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं कि जो उनका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट का डिलीवरी है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर बेस्ड है, मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, पहली बात। दूसरी बात, वो बिजनेस या कॉमर्स को प्रमोट करते हैं। और तीसरा, उनका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में हुआ था, तब उनको हम स्टार्टअप की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर? ठीक है। लेटर, हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। इनकी इसकी इसकी ऑडिटिंग होगी, इसकी रिपोर्ट सबमिट होगी पहले, सबसे पहले सेबी के पास। सेबी इसको भेजेगा NCLT के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। NCLT इसको भेजेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास, ठीक है। सारे चेक करेंगे। अब अच्छा, ऐसा नहीं है कि से फॉर एग्जांपल मैंने अपने कंपनी के बाहर, ठीक है, से पब्लिक वॉशरूम्स बना दिए और बोल दिया कि जी मैंने CSR का 2% लगा दिया, ठीक है। अब हो सकता है प्रॉफिट हो 100 करोड़, कंपनी का एवरेज 100 करोड़ का 2% 2 करोड़, तो क्या तुमने 2 करोड़ के पब्लिक टॉयलेट बना दिए? तो इसलिए इसका पूरा एक डिटेल्ड प्रोसेस रिपोर्ट में जाएगा। रिपोर्ट कंपनी सबसे पहले रिपोर्ट करेगी सबमिट अपनी सेबी को,
कि लो भैया हमने कंपनीज एक्ट की पालना की है, सेबी वो रिपोर्ट भेज देगी एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, कि कंपनी ने लॉज का सही तरीके से पालना किया। एनसीएलटी वो भेजेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, ठीक है, कि हाँ भाई तुम्हारी कंपनी है, तुम इसके मंत्रालय हो, देखो क्या इसने सही तरीके से खर्चा पानी अकाउंट्स अपने दिखाए हैं या नहीं दिखाए। क्लियर? हाँ, तभी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम ही यही है, ठीक है। हाँ, अनटिल और अनलेस वो तुम्हारे एम्प्लॉयज को बेनिफिट नहीं दे रहा, ठीक। समाज सुधार एक्टिविटी कोई मर्जी, वेदर रिलेटेड टू एजुकेशन, वेदर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, वेदर रिलेटेड टू से वृद्ध आश्रम खोल दिया, एनीथिंग, समाज सुधारक एक्टिविटी। हाँ, अगर वो से किसी कंपनी को लगे कि असम में कोई साइक्लोन आ गया है, तो हम वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर को देखते हुए कोई रिलीफ पैकेज प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करवा देते हैं या शेल्टर्स प्रोवाइड कर देते हैं, वो भी चलेगा, बिल्कुल। समाज सुधार हो रहा है ना, बस ठीक है जी। अरे एग्जाम्पल्स बहुत है, जितने मर्जी बना लेना। अलग से बनेगा, सीएसआर के लिए अलग से ही बनेगा। बोर्ड का एक मेंबर अपॉइंट करना होगा, और जो बोर्ड का मेंबर अपॉइंट किया उसने एक कमेटी बनाई है, ठीक। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेकंड करंट अफेयर, मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग, कल हमने एक वैल्यू इन्वेस्टिंग पॉइंट किया था, टुडे वी हैव मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ट्रेडिशनली जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एक सिंपल से लॉजिक पर इन्वेस्टमेंट करता है, दैट मैं बाय करूंगा कोई शेयर्स एट अ लो प्राइस और सेल करूंगा एट अ हाई प्राइस। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग, ठीक है, कि सस्ते रेट पे कोई शेयर खरीदा, महंगे रेट पे बेचेंगे, सिंपली, राइट। बट मोमेंटम इन्वेस्टमेंट इससे ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वो कहता है बाय एट अ हाई प्राइस एंड सेल एट इवन हायर प्राइसेस, ठीक है, बाय एट अ हाई प्राइस एंड सेल एट अ इवन हायर प्राइस। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि अच्छा, ये समझ आ गया इतना? ओके, नाउ 2023 में एक हिंडनबर्ग नाम की कंपनी आती है, यूएसए की कंपनी, स्टॉक ब्रोकरेज की कंपनी। वो इंडिया की एक कंपनी अडानी ग्रुप्स के ऊपर एलिगेशन लगाती है कि जी ये शेयर मार्केट में थोड़ी धोखाधड़ी करते हैं, ठीक है। वो शेयर मार्केट की धोखाधड़ी क्या थी? उन्होंने दो इल्जाम लगाए। सबसे पहले फ्रंट रनिंग एंड शॉर्ट सेलिंग, सॉरी, दो इल्जाम लगाए, फ्रंट रनिंग एंड शॉर्ट सेलिंग। फ्रंट रनिंग क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ए नाम का कोई पर्सन जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ये इन्वेस्टर है, ठीक। बी नाम के ब्रोकर के पास वो गया कि भाई मैंने कोई शेयर खरीदने हैं, ठीक है। बी ब्रोकर ने पूछा कौन से शेयर खरीदने हैं। मान लीजिए इसने बोल दिया कि मैं जियो कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। कितने शेयर खरीदना चाहते हो? मान लीजिए जी मैं 1000 शेयर्स खरीदना चाहता हूँ।
ठीक। अब बी ब्रोकर ने क्या किया, उसने मार्केट में डिमांड जनरेट किया 2000 शेयर्स का, जितना शेयर तो ए खरीदना चाहता है वो, और 1000 शेयर्स का आर्टिफिशियल डिमांड बोल दिया कि हाँ मैं भी खरीदना चाहता हूँ 1000 शेयर। अब अल्टीमेटली मार्केट में डिमांड कितना आया, 2000 शेयर्स का। ठीक है, तो डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़े, 1000 शेयर्स की डिमांड आती तो प्राइस बढ़ते, 2000 शेयर्स की डिमांड आई तो प्राइस ज्यादा बढ़े। ठीक, इस एलिवेटेड प्राइस पर जब ब्रोकर शेयर बेचेगा ए को, तो ब्रोकर को कमीशन ज्यादा मिलेगा, ब्रोकर को कमीशन ज्यादा मिलेगा। दिस इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ फ्रंट रनिंग। ठीक है, कि इन्वेस्टर से आगे तेज भागना। ब्रोकर जो है वो इन्वेस्टर से तेज भाग रहा है, अपना दिमाग ज्यादा चला रहा है, अपना कमीशन ज्यादा अर्न कर रहा है। समझ लगा फ्रंट रनिंग? वो बोलेगा नहीं खरीदने। आप किसी दुकान पे गए कि भैया शर्ट दिखा दो खरीदने के लिए, उसने शर्ट दिखा दी, आप चुपचाप बाहर आ गए, नहीं खरीदनी। हाँ, प्राइस तो एलिवेटेड रहा, प्राइस तो एलिवेटेड रहा ना। ठीक, यस, विंडो शॉपिंग। ओके, नाउ सेकंड वन, शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग ये भी एक प्रैक्टिस है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे क्या होगा, सेम वही एग्जांपल, ए इन्वेस्टर गए मार्केट में कोई शेयर खरीदने के लिए बी ब्रोकर के पास, ठीक है, और जियो कंपनी के शेयर खरीदने हैं। अब जो बी ब्रोकर है, ये ब्रोकर रजिस्टर्ड है से ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और जियो कंपनी के शेयर बिक रहे हैं से ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड नहीं है, मान लेते हैं सर, वैसे तो चलो जियो कंपनी है जी, कोई इसके शेयर रजिस्टर करने से रोकेगा नहीं, पर मान लेते हैं कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर है। अब बी भैया क्योंकि वो ब्रोकर हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से तो डील कर नहीं सकते। यस, अब वो क्या करेंगे, या तो वो खुद किसी और ब्रोकर को पकड़े जो एनएससी का ब्रोकर होगा, से सी, ठीक है, तो सी ब्रोकर को पकड़े, उनको बोले कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे एनएससी से जियो के शेयर खरीदो, वो मुझे दे दो, मैं आगे ए को बेच दूंगा। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट होता, ये तो होता लीगल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर क्या बोलते, बी ने जो सी को हायर किया इसको क्या बोलते, हाँ, हाँ, क्या बोला, बोला तो था किसी ने अभी आंसर, जब, ठीक है, ठीक है, तो ये तो होता लीगल, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहां पर पॉइंट क्या आया कि सी ब्रोकर को पकड़ने के बजाय बी ने सी को शेयर खरीदने के लिए नहीं बोला, बी ने सी को बोला कि तेरे पास कोई जियो कंपनी के शेयर पड़े हैं खुद के, सी कहता हाँ पड़े हैं, तो कहता भाई तू मुझे उधार पे दे दे, अपने शेयर्स तू मुझे उधार पे दे दे। ठीक है, तो सी भैया ने बी भैया को अपने शेयर उधार पर दे दिए, बी भैया ने वो शेयर ए को बेच दिए। ठीक है, मान लीजिए जिस दिन ये शेयर बेचे उस दिन जियो कंपनी का शेयर का प्राइस था से 500 रुपये। ठीक है, 2 दिन बाद मान लीजिए शेयर का प्राइस कम होकर रह गया 490। ठीक, उतने 2 दिन में भी भैया ने अपने आप को एनएससी पे रजिस्टर कर लिया, वो एनएससी का भी ब्रोकर बन गया और खुद 490 पे खरीद लिए, और वो खरीद के सी को बोल दिया कि ले भाई तेरे उधार वाले शेयर। ठीक, दिस इज शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, अब ये इलीगल है नहीं, बैंड है सेबी की तरफ से।
क्यों बैन है, मुझे इसका फंडा नहीं समझ आया आज तक। 2% है, दिमाग लगा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कहानी खत्म। ठीक है ना, किसी का कत्ल मार कुछ ऐसा तो नहीं कुछ कर रहे, ठीक है। पर अच्छा, आप क्या ये क्या मुझे अगर अगर ए भैया को इंफॉर्मेशन मिल जाती कि हाँ उसी के शेयर है, क्या उखाड़ लेता वो, है ना। ये जब से ये आरटीआई वाला स्यापा आया ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या है इंफॉर्मेशन। अच्छा मुझे एक बात बता दो, जब से इंफॉर्मेशन मार्केट में ज्यादा हुई है तब से दिमाग ही ज्यादा खराब हुआ है। आज से 20 साल पहले घर वालों ने बोला बेटा पैंट कमीज लेके आनी है, 1000 रुपये देते थे, पैंट कमीज लेके आ जाते थे बस। अब जी कार्गो लानी है, ट्राउज़र लानी है, जीन लानी है, शर्ट लानी है, ठीक है, कॉटरेज की लानी है, कॉटन की लानी है, लिनन दी लानी से आप पे बेफालतू दी इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली। चलो बैन है, ठीक है, मान लेते हैं सभी की तरफ से बैन है। अब जब ये दो कॉन्सेप्ट बाहर आ गए ना, लोगों की आंखों के सामने आ गई कि जी फ्रंट रनिंग भी कुछ होता है और शॉर्ट सेलिंग भी कुछ होता है, ठीक है, तब हाँ जी हाँ वो उधार ही है। वो ये वाला यही तो शॉर्ट किया है, ये वाली जो चीज है यही इसी को शॉर्ट बोला है, खरीदने की बजाय उधार पे लिए है, ठीक है ना। जो मार्केट गिरेगी या नहीं गिरेगी वो है सिर्फ एक्सपेक्टेशंस, वो है अजम्पशंस, ठीक है। बट खुद ना खरीदने की बजाय उधार पे ले लिए और फिर फ्यूचर में कम रेट पे खुद खरीद लिए ताकि पता था मेरे को पैसा बच जाएगा। शॉर्ट सेलिंग ना, अमेरिका में जो शॉर्ट सेलिंग हुई थी वो शेयर्स की बजाय वो हुई थी डेरिवेटिव्स की, स्वैप्स की, स्वैप्स की, ठीक है। चलिए, फ्रंट रनिंग क्लियर। यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग हर इलीगल है, ठीक है, वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग जो है वो लीगल है। यही तो, इसीलिए तो अब हमारी सरकार की ये थोड़ी सी नाकामयाबी है, ठीक है, कि यूएसए की माननी पड़ती है। हिंडनबर्ग खुद शॉर्ट सेलिंग फर्म है, तुम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, हमारे अडानी ने कर ली तो तुम उसको पीछे पड़ गए। और ये ना एक फाइनेंशियल सोवरेनिटी की बात है कि ऐसे कैसे कोई फलानी कंपनी बाहर से आके तुम्हारे इंडिया की इंटरनल कंपनी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लीक कर रही है, ठीक है। अडानी कंपनी के शेयर्स का प्राइस लगभग 30% गिरता है और ऑन एवरेज इस इंसिडेंट के बाद, ठीक है, कितने लोग अपना पैसा गवा बैठे, राइट। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा ही एक स्लिपरी स्लोप वाला पॉइंट है कि तुम्हारी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी खतरे में है कि कोई फलानी कोई हिंडनबर्ग, ठीक है, कोई बर्गर किंग, कोई पता नहीं जो भी नाम से कोई फलानी कंपनी बाहर से आएगी, वो तुम्हारे कैपिटल मार्केट को एक ही झटके में गिरा सकती है। अब वही चीज ट्रंप चाचा कर रहा है, टैरिफ्स लगाए नहीं है, कल से 2 अप्रैल से लगेंगे अभी प्रॉपरली। कुछ कंट्रीज पर 2 मार्च से लगा दिए, बाकी कंट्रीज पर 2 अप्रैल से लगेंगे। बट स्टॉक मार्केट को इतना मैनिपुलेट कर दिया कि पिछले 3 महीने में 8000 पॉइंट हमारा सेंसेक्स गिर चुका है, लगभग 10% के आसपास, ठीक है। अब वो यही कर रहा है। अब ट्रंप भैया अपनी किसी फर्म के थ्रू बाय करेंगे इंडिया के शेयर्स लो प्राइस पे, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस का रेट, शेयर्स का रेट बढ़ेगा, महंगे रेट पे बेच देंगे। यस, चलिए ना, इसमें जो ऑपोजिट कंसेप्ट है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, बाय एट अ हायर प्राइस एंड सेल एट इवन हायर प्राइसेस, ठीक है। तो सिंपली ये बुल टेंडेंसीज को प्रमोट करता है, ये बुल टेंडेंसीज को प्रमोट करता है, ठीक है। अगर मुझे पता लगे कि इस टाइम मौजूदा किसी फलानी कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं तो मैं और ज़्यादा डिमांड करूँगा उन शेयर्स का, और जब और डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेंगे फिर हायर प्राइसेस पे बेच दूंगा। दिस इज सिंपली मोमेंटम इन्वेस्टिंग।
क्या हो जाने दो, हो जाने दो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हमें क्या लेना देना। एसिड बबल क्रिएट, अच्छा क्या मोहाली में एसिड बबल नहीं क्रिएट हो रहा जितने भी ये होम लोन्स पे अपार्टमेंट बेच रहे हैं? हम्म, हमें क्या लेना देना, हम तो पैसा लेके कनाडा भाग जाएंगे। सॉरी। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिबॉर एंड लिबॉर। मिबॉर एंड लिबॉर। एक न्यूज है कि 44 करोड़ रुपीज दो और अमेरिका का नागरिक बन जाओ। नहीं बनना। 44 करोड़ रुपीज में अमेरिका का सिटीजनशिप। अगर मेरे पास 44 करोड़ होते तो मैं अमेरिका का ही नागरिक बनता है। अरे भैया जर्मनी जाओ, जर्मनी में 50 लाख में 40 एकड़ जमीन मिलती है। ठीक है, मक्का उगाएंगे, कॉर्न, ठीक, स्वीट कॉर्न बेचेंगे, बढ़िया पैसे कमावांगे। की रखे अमेरिका च, नाले जर्मन च फिर कारा भी घैंट। चलिए, मिबॉर एंड लिबॉर, इसका फुल फॉर्म है मुंबई इंटरबैंक ऑपरेशंस या ऑफर रेट, एंड लिबॉर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। मिबॉर एंड लिबॉर, मुंबई इंटरबैंक ऑपरेशंस या ऑफर रेट, एंड लिबॉर लंदन इंटरबैंक ऑपरेशंस या ऑफर रेट। ठीक है, अब इसमें पॉइंट क्या आया, दैट आरबीआई स्क्रैप्ड लिबोर, आरबीआई स्क्रैप्ड लिबोर and making a full-fledged and making a full-fledged framework and making a full-fledged framework for introducing MIBOR। हाँ जी, ये नेक्स्ट करंट अफेयर है। यस, द यूएस मार्केट हैज लॉस्ट 4 ट्रिलियन द वैल्यू इन 30 days। हाँ जी, वो पॉइंट है आपका कि व्हेनेवर गवर्नमेंट कोई ऐसा फिनोमिना लेके आ रहे हैं कि वो फ्री ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट या फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा था, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा था, तब हमने कहा था कि दो तरह की रुकावटें होती हैं, टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। पढ़ा था ऐसा कुछ? ठीक है, टैरिफ बैरियर्स मतलब मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शंस, नॉन टैरिफ बैरियर्स नॉन मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटी बेस्ड, क्वालिटी बेस्ड, पैकेजिंग बेस्ड, ठीक है, या फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब ट्रम्प चाचा क्या कर रहा है, वो टैरिफ बेस्ड मतलब मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा फ्री ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस होंगी उतनी आपकी कैपिटल मार्केट हैम्पर होगी। ठीक है, वो इसलिए हमारी कैपिटल मार्केट इतनी ज़्यादा हैम्पर हो रही है। ओके, तो आरबीआई ने लिबॉर बिल्कुल स्क्रैप कर दिया। आरबीआई कहता हम लिबॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं काम करेंगे और हम एक फुल फ्लेज फ्रेमवर्क बनाएंगे मिबॉर को ऑपरेशनलाइज करने के लिए। ठीक है, नाउ ये है क्या, इसके नाम से पता चल रहा है इंटर बैंक ऑपरेशन या ऑफर रेट। एक बैंक दूसरे बैंक को जिस रेट पर कोई लोन देना चाहता है उसका ब्याज रेट का नाम है मिबॉर या लिबॉर। ठीक है,
मतलब जो कॉल मनी या नोटिस मनी का पैसा है, कौन कौन सा? कॉल मनी या नोटिस मनी। कॉल मनी का टेन्योर कितना रहता है? ओवरनाइट बेसिस 1 डे, एंड नोटिस मनी का फोर्टनाइट 14 डेज। ठीक, तो एक बैंक अगर दूसरे बैंक को एक दिन या 14 डेज के लिए कोई पैसा लोन पे देना चाहता है तो उसका जो ब्याज रेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज मिबॉर या लिबॉर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा फैक्चुअल पॉइंट्स लिख लीजिए कि लिबॉर इज ए ग्लोबल बेंचमार्क। लिबॉर LIBOR, लिबॉर इज अ ग्लोबल बेंचमार्क। LIBOR is a global benchmark interest rate at which global banks lend money internationally। ठीक है, सॉरी, देन लिखना है it is formulated by British Bankers Association, under the purview of UK Financial Conduct Authority, under the purview of UK Financial Conduct Authority। ठीक है, नाउ इसके नाम में ही आ गया कि ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। जब भी कहीं बेंचमार्क वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब ये किसी एक करेंसी या ये किसी एक कंट्री पे लागू नहीं होता। ठीक है, ये बेंचमार्क है, ये ऑन एवरेज कुछ करेंसीज का एवरेज होगा या ऑन एवरेज काफ़ी सारी कंट्रीज पे ये लागू हो रहा होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लिखिए, लिबॉर इज एन एवरेज ऑफ 5 करेंसीज। लिबॉर LIBOR is an average of 5 currencies, that is dollar, euro, pound, under the purview of UK Financial Conduct Authority। ठीक है, 5 करेंसीज कौन कौन सी हैं? डॉलर, यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड का फ्रैंक, स्विस फ्रैंक, एंड जापानीज येन। ठीक है, ओके। तो लिबॉर 5 करेंसीज की एवरेज पे चेक हो रहा है। हाँ, हार्ड करेंसी नहीं, बेसिकली वो करेंसीज इनमें से अभी अगर हम बात करें ना स्विस फ्रैंक का, ठीक है, या येन का, वो हार्ड करेंसीज नहीं है। ठीक है, वो हॉट करेंसीज हैं। हार्ड करेंसीज क्या है? हार्ड करेंसी का कंसेप्ट आता है उस एरिया में जहाँ पे आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। हॉट करेंसी वो करेंसी जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हॉट करेंसीज इन्होंने यहाँ पे लिए हुए हैं। हार्ड करेंसी अगर मैं कहें कि जी इंडिया की जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत स्टेबल है, तो इंडिया की करेंसी भी हार्ड करेंसी बन जाएगी कि इंडिया की करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग है। ठीक है, बट इंडिया की करेंसी हॉट करेंसी नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपये की इतनी डिमांड नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ 5 हॉट करेंसीज लिए हुए। अब यहाँ पे लिबॉर को ठुकराया क्यों? क्वेश्चन ये है।
कि क्यों लिबोर को हटा के हम मिबोर पे शिफ्ट होना चाहते हैं। 2021 में क्या देखने को मिला कि यूएसए की तरफ से डॉलर की वैल्यू में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा था। सॉरी, जैसे हम आरबीआई को बोलते हैं कि आरबीआई डर्टी फ्लोटिंग करता है। यस सर, कौन बताएगा क्या था डर्टी फ्लोटिंग? किसको मालूम है कुछ डर्टी फ्लोटिंग नाम की बला है? व्हाट इज डर्टी फ्लोटिंग? नाम सुना है डर्टी फ्लोटिंग? रेज योर हैंड्स। के नाम सुना है जी, हाँ डर्टी होता है कुछ डर्टी फ्लोटिंग। किसने नाम भी नहीं सुना कि ये क्या बला है? अच्छा, नाम भी नहीं सुना। अच्छा, जिसने नाम सुना है कुछ कुछ अंदाजा है कि होता है कुछ डर्टी फ्लोटिंग, कुछ कुछ। ठीक है, 2 3 4 लोग बस। एक महीना रह गया आपके पेपर को। फॉर्चुनेटली, अगर डिले डिले कुछ ये वो स्यापा, और पेपर तो होएगा ही होएगा। महीने बाद ना हो 2 महीने बाद हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा बेटा। डर्टी फ्लोटिंग में, चलो ये बाद में समझाऊंगा ढंग से डर्टी फ्लोटिंग होता क्या है। सिंपली, जब भी कंट्री का सेंट्रल बैंक खुद करेंसी की वैल्यू में मैनिपुलेशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, ठीक है, आरबीआई अगर रुपये की वैल्यू को मैनिपुलेट करे विद रिस्पेक्ट टू डॉलर तो हम उसको बोलेंगे आरबीआई डर्टी फ्लोटिंग करता है। बट आरबीआई कहता है मेरा करेंसी, मेरी करेंसी की वैल्यू मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, तो आरबीआई तो बोलता है मैं तो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट करता हूँ। दूसरी कंट्री वाले उसको डर्टी फ्लोटिंग का नाम देते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, वाई डर्टी फ्लोटिंग? डर्टी फ्लोटिंग का नाम इसलिए ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ कि 1973 में हमने अपनाया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, कि करेंसीज का एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लेक्सिबली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड किया जाए। ठीक है, अगर मार्केट में डिमांड सप्लाई के कारण रुपया गिर रहा है या डॉलर बढ़ रहा है और उसमें आरबीआई आर्टिफिशियली अपनी टांग घुसाएगा, तो इसका मतलब वो फ्लेक्सिबल मार्केटिंग में कंस्ट्रक्शन क्रिएट करने की बजाय वहाँ पे बैरियर क्रिएट कर रहा है। ठीक, वो फ्री मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को लागू नहीं होने दे रहा, वो बीच में आर्टिफिशियल डिमांड एंड सप्लाई जनरेट करके करेंसी की वैल्यू को मैनिपुलेट कर रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ता है डर्टी फ्लोटिंग। ये सेम चीज़ देखने को मिली डॉलर के केस में 2021 में, क्योंकि एकदम से कोविड आ गया, इंटरनेशनल ट्रेड ठप हो गया और डॉलर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, हमने कोई क्रूड ऑयल नहीं खरीदा, हमने हैवी मशीनरी नहीं खरीदी, टैंक्स नहीं खरीदे, मिसाइल्स नहीं खरीदी, एयरक्राफ्ट्स नहीं खरीदे, तो हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं थी। डॉलर की डिमांड गिरी, डॉलर के भाव गिरे, तो 2021 में डॉलर ने भी, यूएसए ने भी फिर डर्टी फ्लोटिंग करना शुरू किया। जब डर्टी फ्लोटिंग करना शुरू किया तो लिबोर के भाव एकदम से बढ़ने लगे। और फिर अगर इंडिया का कोई बैंक, मान लीजिए एसबीआई, वो फॉरेन के किसी बैंक से अगर कोई लोन लेता था तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था। तो लास्ट ईयर 2024 में फिर आरबीआई कहता कि हम लिबोर के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, हम अपना खुद का इंडिया का एक नया इंटरबैंक ऑफर रेट चलाएंगे मिबोर के नाम से। क्लियर, समझ लगा? ठीक है, नाउ मिबोर कैसे डिसाइड हो रहा है इसके बारे में लिखिए। MIBOR is calculated on the basis of MIFOR. MIBOR is calculated on the basis of MIFOR, MIFOR. MIFOR, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। मुंबई इंटरबैंक
मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, फॉरवर्ड आउटराइट रेट। अब दोनों के ना नाम से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। मिबॉर बेस्ड है मिफोर पर। मिफोर का नाम क्या है? मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। ठीक है। मुंबई क्यों नाम लिया गया? क्योंकि कहते जी आरबीआई का हेडक्वार्टर, इसलिए मुंबई वाला नाम ले लिया। इंटर बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे रहा है। फॉरवर्ड आउटराइट, फॉरवर्ड आउटराइट मींस यहां जो ये रेट डिसाइड कर रहा करेगा वो कौन करेगा? लेंडर इटसेल्फ। जो फॉरवर्ड आया, जो आगे आया पैसे उधार पे देने के लिए, तो पैसे कौन उधार पे दे रहा है? लेंडर। तो इट इज द लेंडर इन मिफोर हु कैन डिसाइड दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर कॉल मनी और नोटिस मनी। ठीक है। हाँ, बेस्ड किस पे होगा? वो बेस्ड होगा रेपो रेट पर, है ना। मिफोर आगे बेस्ड है रेपो रेट पर कि उस बैंक को खुद आरबीआई से कितना ब्याज लग रहा है। क्लियर? ठीक है, ये भला किसको समझ आई? सही सही, पक्का क्लियर है जी? यस, ऑल राइट। तो मिफोर बेस्ड है रेपो रेट पर कि आरबीआई कितना ब्याज लेता है बैंक से, फिर उसमें अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड करके जो लेंडर है, जो लोन देना चाहता है, वो डिसाइड कर देगा मिफोर, और मिफोर के बेसिस पर आगे डिसाइड हो जाएगा मिबोर। नाउ मिबोर में, अब मिबोर में मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, क्या मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट करना है? तो यहाँ ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा? बोरोवर। तो जो मिबोर होगा, मिबोर में बोरोवर अपना काउंटर ऑफर करेगा। ठीक है। से एचडीएफसी ने मार्केट में आवाज लगाई कि मुझे आज आज के दिन के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है। एचडीएफसी को लोन देने के लिए आगे आ गया एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक अब जो ऑफर करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज मिफोर या मिबोर? एफ, मिफोर। ठीक है। से उसने कहा कि भाई हम तुमसे ब्याज देंगे 5%। ठीक। अब एचडीएफसी बैंक आगे से बोले कि नहीं, मैं तो 4.5% ब्याज रेट पर तुमसे ये लोन लूंगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज मिबोर। ठीक है। और जहां डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रक करेंगे, चल ठीक है, ना तुम्हारा ना हमारा, 4.75 पे डील डन कर दो, वो कॉल मनी रेट डिसाइड हो जाएगा उस दिन के लिए। क्लियर? ठीक है। प्लेटफॉर्म का नाम अभी पढ़ा था। पहले रेट, रेट का नाम लिख लो। रेट का नाम क्या है? जब ये रेट डिसाइड हो जाएगा, रेट बन जाएगा मिबिड, MIBID, MIBID। हाँ, जिस रेट पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो जाएगा दैट इज MIBID, मुंबई इंटर बैंक बिडिंग रेट। जब मिबोर और मिफोर के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो जाएगा, मतलब लेंडर और बोरोवर डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर लेंगे, तो जो डिसाइड हो गया इंटरेस्ट रेट उसको बोलेंगे मिबिड, MIBID, मुंबई इंटर बैंक बिडिंग रेट। बिडिंग, BIDDING, बिडिंग रेट। डिसाइड भी तो करना है ना रेट।
डिसाइड भी तो करेंगे ना रेट। अब कौन कौन अपना अपना मिफॉर लेके आया, ठीक है। HDFC ने तो आवाज़ लगाई कि मेरे को एक दिन के लिए 2 करोड़ चाहिए, SBI भी आ गया, PNB भी आ गया, एक्सिस भी आ गया, सारे आ गए अपना अपना मिफॉर लेके, ठीक है। फिर उसमें से HDFC ने कोई चुना और जो चुन लिया फिर वो डिसाइड हो गया रेट, ठीक। इसका प्लेटफॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो फिर इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो जाएगा वो वर्केबल होगा ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ऑल राइट। बाकी इसमें जो भी डेफिनेशंस हैं मिबोर का, मिफोर का, लिबोर का, वो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, जो MCLR है वो मिबिड के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे। MCLR में आपको याद है हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने कॉस्ट ऑफ फंड्स पढ़ा था कि बैंक्स को खुद कितने रेट पे फंड्स मिल रहे हैं, वो इसमें सारा ही आ जाएगा, लिबोर, मिबोर, मिफोर, के बैंक्स को खुद किस रेट पे लोन या फंड्स मिल रहे हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो सारे इंटरेस्ट रेट इसी में आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ फंड्स में। MCLR में कॉस्ट ऑफ फंड्स के साथ साथ आपका इन्फ्लेशन, टेनर प्रीमियम, ये सारी चीज़ें चलती है कि कितनी देर के लिए लोन ले रहे हो या दे रहे हो, महंगाई कितनी बड़ी है, कम हुई है, ओवरऑल सारा MCLR का पार्ट बन जाता है, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट वी हैव रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स, रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। प्रायोरिटी सेक्टर के लिए कुछ नॉर्म्स अपडेट किए लास्ट ईयर RBI ने। ठीक है, तो इसमें लिखिए RBI रिवाइज्ड PSL गाइडलाइंस, RBI रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस to promote small loans, to promote small loans, sorry, RBI revised PSL guidelines to promote small loans in economically disadvantaged districts, in economically disadvantaged districts, ठीक है। अब सबसे पहले इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट किसको बोला गया? इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट बोला गया एक ऐसे एरिया को जो कि अंडर बैंक्ड है, मतलब वहाँ पे जितने नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस अवेलेबल हैं वो सारे कस्टमर्स को कैटर नहीं कर पाते। बैंक्स अवेलेबल है वहाँ पे पर इतने नंबर ऑफ ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है कि सारे उस डिस्ट्रिक्ट के कस्टमर्स को वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, पहली बात। दूसरा, वहाँ पे जो एवरेज लोन अमाउंट है वो लेस देन 9,000 रुपीज़ है, मतलब ऑन एवरेज कस्टमर ने 9,000 से भी कम का लोन लिया हुआ है, उसे कहा जाएगा इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक। अब RBI कहता कि स्मॉल लोन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले इन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट्स में,
तो स्मॉल लोन्स को इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट में बढ़ावा देने के लिए उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट बनाया गया। ठीक है, सो एनीबडी, चाहे वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, चाहे वो एमएसएमई से बिलोंग करता है, चाहे वो मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है, अगर उसका लोन का जो अमाउंट है वो 9,000 रुपये तक का है, उसको भी आप प्रायोरिटी दो लोन देने के टाइम पे। ठीक है, अब बैंक वाले कहते हैं कि सर हमें क्या फ़ायदा होगा। यस, बैंक वाले कहते हैं हमें क्या फ़ायदा होगा। आरबीआई कहता है भाई तुमको भी एक फ़ायदा देते हैं। तुमको क्या फ़ायदा देते हैं? तुमको हम प्रोवाइड करते हैं मोर वेटेज। मोर वेटेज, मोर वेटेज कैसे प्रोवाइड होगी? मोर वेटेज प्रोवाइड होगी 125% की। मोर वेटेज प्रोवाइड होगी 125% की। कैसे? जितने भी कस्टमर्स स्मॉल लोन्स लेने आए इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए वो अमाउंट हो गई 1,00,000 रुपए। ठीक है, अगर किसी बैंक ने ऐसे एरिया में स्मॉल लोन प्रोवाइड किए 1,00,000 रुपए तक के, और जब बाद में उससे आरबीआई पूछेगा कि हाँ भी तुमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कितना लोन दिया, तो तुम्हें वेटेज ज़्यादा मिलेगी, 125% की मिलेगी। चाहे तुमने लोन 1,00,000 का दिया है, तुम बोल सकते हो कि हमने 1.25 लाख के लोन दिए हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। ठीक है, तो ज़्यादा इजीली पीएसएल टारगेट्स अचीव हो पाएंगे उन बैंक्स के जो अब आरबीआई की पीएसएल गाइडलाइंस को मानते हुए स्मॉल लोन्स को पीएसएल में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और डिसएडवांटेज होगा कि अगर तुम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो और तुम हाई अमाउंट लोन दे रहे हो। हाई अमाउंट लोन की कैटेगरी कितनी रखी इस इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरिया के लिए? ₹42,000। अगर तुम्हारे लोन का अमाउंट 42,000 से ज़्यादा है, मोर देन 42,000 है ये, ठीक है, अगर बैंक में लोन का अमाउंट ऑन एवरेज 42,000 से ज़्यादा है तो उसको बोला जाएगा हाई वैल्यू लोन। और अगर तुम हाई वैल्यू लोन ज़्यादा दोगे फिर तुम्हारी वेटेज 90% रह जाएगी। बैंक वालों को बोला कि अगर तुमने पीएसएल टारगेट्स अचीव नहीं किए और जब हम तुम्हारी स्क्रूटनी करेंगे, तुम्हारे खाते चेक करेंगे और वहाँ से हमें पता लगा कि हमने देखा कि तुमने हाई वैल्यू लोन्स ही ज़्यादा दिए हैं, फिर हम तुम्हारी पीएसएल वेटेज 90% ही कर देंगे। तुमने लाख रुपए के लोन दिए हैं, हम गिनेंगे 90,000। और अगर तुमने स्मॉल लोन्स दिए, चाहे लाख रुपए के लोन दिए हैं, हम गिनेंगे 1,25,000। ठीक है, यस। इसमें डिस्क्रिपेंसी उस वे में आएगी कि नीडी को तो लोन मिल जाएगा, पर नीडी को जो लोन मिला 9,000 से कम का लोन, उसकी नीड क्या होगी? उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ की नीड होगी। जो हाई वैल्यू लोन लेने आ रहे हैं, मे बी दे आर द पर्सन्स हु वांट टू यूज दिस फंड्स इन बिजनेस पर्पस। ठीक है, तो वो एक डिस्क्रिपेंसी आएगी कि बिजनेस क्लास को कम लोन मिलेगा, फिर नॉर्मल मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ज़्यादा लोन मिलेगा। ठीक है, मतलब पर्सनल लोन ज़्यादा मिलेंगे, कमर्शियल लोन्स कम मिलेंगे। ये एक डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल सकती है। बट अल्टीमेटली उन्होंने ये पहले ही बोल दिया कि ये वहीं है जहाँ पे इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है ना, तो एज सच इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट कहाँ ज़्यादा मिलेगी? ट्राइबल एरियाज में मिलेगी। ठीक है, ओके। एंड लास्ट पॉइंट इसी के अंडर लिखिए। ऑल द लोन्स, एक लाइन बस लास्ट लाइन लिख लीजिए इसी में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, ऑल द लोन्स टू ऑल MSMEs, all the loans to all MSMEs will be qualify for classification under priority sector lending. All the loans to all the MSMEs will qualify for
क्लासिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, एमएसएमई वालों ने कोई भी लोन लिया उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ही रखना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका मालिक या उसको जो एंटरप्रेन्योर है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये भी रिवाइज्ड गाइडलाइन का ही पार्ट है। क्लियर? तो बैंकिंग के और कैपिटल मार्केट के हम करंट अफेयर कर रहे हैं। आज हमने मोमेंटम इन्वेस्टमेंट किया, सीएसआर नॉर्म्स किए और मिबोर लिबोर ये सारी चीज़ें किए हैं। यस, उनके लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा ये रहता है, एनसीईआरटी में उनकी कोई, मान लीजिए किसी ने कंप्लेंट की कि हाँ जी तुम सीएसआर नहीं कंप्लाई करते हो, ठीक है, तो फिर उनको एक लमसम अमाउंट बोल दिया जाता है कि ये इतना लमसम अमाउंट तुम गवर्नमेंट की किसी एनजीओ को, गवर्नमेंट द्वारा प्रमोटेड किसी एनजीओ को प्रोवाइड कर दो, वो अपने आप खर्चा करे। सीएसआर आपने क्वेश्चन क्या पूछा? हाँ, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का पार्ट है वो हमने कल पढ़ना है। ये हमने कल पढ़ना है कि अगर कोई बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स को कंप्लाई ना करे तो फिर वहाँ पे आरबीआई के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के नाम पर। ठीक है, अब आरबीआई इसमें, ये ना आरबीआई की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। डिस्क्रिशनरी पावर समझते हो? यस, ठीक है, तो ये आरबीआई की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के, इमीडिएट एक्शन लेंगे वो इस चीज़ को जो कि उनको गलत लगा कि कोई भी बैंक हमारी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स नहीं अपना रहा, तो उसके लिए वो इमीडिएट एक्शन लेंगे। इसमें सबसे ड्रास्टिक मेजर क्या होगा? लाइसेंस कैंसिल बैंक का। ठीक है, ऑल राइट, और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? इनका नहीं, क्रिमिनलाइज हमने वो पढ़ा था, जन विश्वास बिल, बजट में विश्वास या है बजट में आया था कि हमने डिक्रिमिनलाइज किया है बहुत सारे प्रोविजंस को, सीएसआर को भी किया है। ठीक है, ऑल राइट।